जय हिंद साथियों, मैं राकेश सिंह आपका अपने YouTube चैनल RPM एग्रीकल्चर पे स्वागत करता हूं। ये हमारे चैनल पे चल रही अर्थशास्त्र सीरीज की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोगों ने अर्थशास्त्र क्या है, उसके बेसिक्स एवं इकोनॉमिक्स की परिभाषाओं को हम अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं एवं इसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो जोसेफ शिम्पेटर ने 1928 में वर्गीकृत किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से जो दृष्टिकोण है उसके आधार पे अर्थशास्त्र को दो वर्गों में विभाजित किया, जिसमें मुख्य रूप से जो पहला है उसको कहते हैं क्लासिकल अप्रोच, जिसको हिंदी में परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से ट्रेडिशनल या परंपरागत दृष्टिकोण में बात करते हैं कि मुख्य रूप से अर्थशास्त्र को जो व्यक्ति हैं वो किन किन वस्तुओं या किन किन कारकों के आसपास देखते थे, उसी के आधार पे बात करते हैं। जो अर्थशास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या किन किन बातों या पहलुओं के अंतर्गत विभाजित किया गया है। जो पहला पहलू है इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन। मुख्य रूप से इन चार पहलुओं के बीच में इसको विभाजित किया गया है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहला पहलू है इसमें मुख्य रूप से हम लोग पहला पहलू है इसको प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन। ठीक, तो सामान्य रूप से हम लोग यदि उत्पादन कहें तो किसी वस्तु का निर्माण करना या किसी वस्तु का बनाना मुख्य रूप से उत्पादन कहलाता है, परंतु अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का तात्पर्य मुख्य रूप से किसी वस्तु में उपयोगिता को वृद्धि करना या किसी वस्तु में जितनी प्रकार की उपयोगिता हैं या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी आल्सो नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है, तो किसी वस्तु में उपयोगिता की वृद्धि करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता की वृद्धि किस प्रकार से करेंगे? मुख्य रूप से जितने भी उत्पादन करने वाले कारक हैं उन सभी कारकों का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे? किसी वस्तु में उपयोगिता को वृद्धि करेंगे। तो प्रोडक्शन का जो परिभाषा है वो आप लोग लिख लीजिए कि किसी भी प्रकार की वस्तु में आगतों का प्रयोग करते हुए उपयोगिता की वृद्धि करना क्या कहलाता है? उपयोगिता की वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। ये जो हम लोग बात किए हैं इनपुट या कारक, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, टैंजिबल और इनटैंजिबल या नॉन टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब मूर्त वस्तुएं, हिंदी में वे वस्तुएं जिनका कोई भौतिक स्वरूप होता है, वो सभी वस्तुएं मूर्त वस्तुएं या टैंजिबल गुड्स कहलाती हैं। टैंजिबल वस्तुओं का मतलब जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या जिनको हम लोग अपने उपयोग में ला सकते हैं, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? टैंजिबल गुड्स। मुख्य रूप से टैंजिबल या मूर्त वस्तुएं कौन से होती हैं? जिनका कोई भौतिक स्वरूप होता है। ठीक, नॉन टैंजिबल का मतलब जिनका कोई भौतिक स्वरूप न हो। ठीक, जैसे हम लोग उत्पादन की प्रक्रिया में पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के जो कारक हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक रूप से अपने दिमाग का प्रयोग करके किसी वस्तु में उपयोगिता को बढ़ाएगा तो वो क्या कहलाएगा? यूटिलिटी
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या उत्पादन करना। ठीक, नॉन टांजिबल का मतलब कि जो दिमाग है इसका कोई भौतिक स्वरूप तो है नहीं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, कोई ज्ञान है उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रयोग करके हम लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टांजिबल गुड्स। ठीक है, दूसरे पहलू की बात करते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, किसी भी प्रकार की वस्तु या धन का उपयोग करके मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजम्पशन, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपभोग। ठीक है, तीसरा कारक है इसमें एक्सचेंज, या इसको कहते हैं हम लोग विनिमय। विनिमय से तात्पर्य किसी भी वस्तु का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। जैसे हम लोग की जो भी आवश्यकता है वो, जैसे बुक्स हैं, पेन्स हैं, कलम, ये सभी ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ मिलेंगी हमको, दुकान पे। तो दुकान पे जाएंगे तो हम लोग उस व्यक्ति को कलम के बदले कोई ऐसी वस्तु देंगे जो वो हमें वो कलम देने के लिए राजी हो जाए, उत्पन्न हो जाए। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज या विनिमय। मुख्य रूप से सभी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए उत्पादन किया जाता है या किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति हर एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर सके। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, विनिमय करते हैं कि अपनी आवश्यकता के लिए व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है और इन्हीं आवश्यकताओं के लिए वो क्या करता है, एक वस्तु का स्थानांतरण या एक वस्तु को एक्सचेंज करता है। जिसकी आवश्यकता है वो उस प्रकार की वस्तु को ले ले या अपने अनुसार किसी वस्तु को दे दे उस वस्तु के मूल्य के बदले। ठीक, या फिर हम लोग वर्तमान समय में जो मुद्रा है उसका प्रयोग करते हैं विनिमय के रूप में। तो मुद्रा दे करके हम लोग किसी वस्तु को ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, विनिमय कहलाता है। बात करते हैं चौथा कारक है, जो चौथा पहलू है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। वितरण किसका, जितने प्रकार के उत्पादन के साधन हैं या उन इनपुट्स हैं, ठीक, उनका वितरण किसमें, उत्पादन की प्रक्रिया में, जिससे क्या हो, प्रति इकाई उत्पादन लागत तो कम आए परंतु जो लाभ है वो अधिकतम प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वितरण। किसका वितरण, मुख्य रूप से कारकों का वितरण। तो कारक कौन कौन से हैं, मुख्य रूप से उत्पत्ति के कारक। बात करते हैं उत्पत्ति के कारक कौन कौन से होते हैं। हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के कारकों की। उत्पत्ति के कारकों में जो पहला कारक है वो लैंड है, जिसको हम लोग कहते हैं भूमि। एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि लैंड वह भूमि का टुकड़ा होता है जिसका उपयोग किसानों के द्वारा फसलों उत्पादन के लिए किया जाता है। परंतु हम लोग अर्थशास्त्र में लैंड को एज ए भूमि का टुकड़ा ही नहीं मानते, परंतु इस पृथ्वी पे जितने भी संसाधन हैं उन सभी को एज ए लैंड अर्थशास्त्र में देखा जाता है। संसाधन का मतलब जितने संसाधन पृथ्वी के ऊपर हैं एवं नीचे, जैसे कि मिनरल मैटर, पानी, नदी, तालाब, झरना एवं जितने भी संसाधन हैं वो सभी को हम लोग लैंड के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। जो लैंड है ये मुख्य रूप से उत्पादन का पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर का मतलब कि ये निष्क्रिय साधन है। उत्पत्ति की प्रक्रिया में हम लोग इन सभी प्रक्रियाओं को या जो लैंड के अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं उन सभी संसाधनों को बढ़ा नहीं सकते या घटा नहीं सकते। तो वो सभी जो साधन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय साधन। इसका जो रिवार्ड है हमें रेंट के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लगान। लैंड का जो रिवार्ड है वो रेंट के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं लेबर।
किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या पशु के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं श्रम। ठीक, श्रम उत्पादन का एक्टिव फैक्टर है। एक्टिव फैक्टर का मतलब सक्रिय कारक है। यदि मानव चाहे तो उत्पादन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। जो श्रमिक है वो उत्पादन की प्रक्रिया में सोया रहेगा एवं उन सभी से पैसा भी लेता रहेगा, तो उसके द्वारा जो उत्पादन में किया गया कार्य है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो जो व्यक्ति है, जो श्रमिक है, वो चाहे तो उत्पादन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसलिए हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो दूसरा फैक्टर है वो लेबर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव फैक्टर। इसका जो रिवार्ड है वो वेज होता है। मतलब मजदूरी। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है कैपिटल। इसको हम लोग कहते हैं पूंजी। पूंजी की परिभाषा मुख्य रूप से, पूंजी वे सभी वस्तुएं या धन संपदा जो प्रकृति के द्वारा मानव को निःशुल्क रूप में प्राप्त होती है, एवं पूंजी वह है जो अधिक से अधिक मात्रा में धन उत्पादन करने में मानव की सहायता करती है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी पूंजी हैं वो सभी धन है। ठीक, जितनी भी पूंजी है वो सभी धन है, परंतु जितना भी धन है वो सभी पूंजी नहीं हो सकता। ये उत्पादन का पैसिव फैक्टर है। जैसे हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो सभी क्या हैं, पूंजी हैं। तो मान लीजिए ट्रैक्टर है, धान है, खाद, बीज, उर्वरक, ये सभी क्या है, हमारी पूंजी है। परंतु इन सभी को जब से हम, जो ट्रैक्टर है इसको चलाएंगे नहीं तो क्या वो स्वयं उत्पादन कर देगा? धान को जब तक हम लोग खेत में डालेंगे नहीं तो क्या वो तो हम स्वयं उत्पादन कर देगा? ऐसा नहीं है। इसलिए ये क्या है, उत्पादन का एक पैसिव फैक्टर है। ठीक, इसका जो रिवार्ड है हमें क्या होता है, इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास पूंजी जमा है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हम उसको उठा करके क्या किए, ट्रैक्टर खरीद लिया। ट्रैक्टर का तो हमारा ही पैसा था, हमारे ही पैसे का ट्रैक्टर आया है। ठीक, परंतु यदि उसी पैसे को हम लोग बैंक में जमा करते तो उसका कुछ न कुछ हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है। इसलिए जो पूंजी है उसका जो प्रतिफल है हमें इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्याज। उसका कुछ न कुछ मात्रा में हमें ब्याज मिलता है। जो चौथा फैक्टर है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संगठन। ठीक, संगठन उत्पादन का एक्टिव फैक्टर है। एक्टिव फैक्टर मीन्स यह सक्रिय कारक है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम लोग इन सभी अन्य कारकों का ऐसा समावेश तैयार करते हैं जिससे उत्पादन में कितनी मात्रा में इन सभी संसाधनों का प्रयोग करें जिससे कि मानव को कम से कम लागत में अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उत्पादन का एक्टिव फैक्टर है और इसका जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होता है। जो व्यक्ति रिस्क लेगा उसी को लाभ प्राप्त होगा। ठीक, तो जो संगठन करता है वो उत्पादन की प्रक्रिया में रिस्क लेता है और
उसी रिस्क के बदले इसको क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे थे या जान रहे थे इन्हीं समस्त उत्पत्ति के कारकों का ऐसा समावेश तैयार करें जिससे कि प्रति इकाई जो उत्पादन लागत है वो कम से कम आए और अधिक से अधिक मात्रा में किसी व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सके। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वितरण। वितरण किसका, इन सभी उत्पत्ति के कारकों का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र के मॉडर्न अप्रोच की, या बात करते हैं हम लोग दूसरी दृष्टिकोण की। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन मुख्य रूप से J.M. किन्स के द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम जॉन मेनार्ड किन्स है। इन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था और इन्होंने इस आधुनिक दृष्टिकोण को दो रूपों में बांटा है या दो वर्गों में बांटा है। मुख्य रूप से जो पहला वर्ग है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और इसे कहते हैं बृहद अर्थशास्त्र। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो जो शब्द है वो दोनों ग्रीक भाषा के शब्द से लिए गए हैं, जिसमें जो माइक्रो है ये ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम लोग किसी एक व्यक्ति या किसी एक गांव के पर्टिकुलर या इंडिविजुअल रूप से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से इसकी यदि परिभाषा को हम लोग जानना चाहें या लिखना चाहें तो मुख्य रूप से सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्तियों की, मुख्य रूप से किसी विशेष व्यक्ति का क्या उत्पादन है, किसी एक परिवार का क्या उत्पादन है या अर्थशास्त्र में इसका क्या योगदान है, मुख्य रूप से इन्हीं सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम लोग इसकी परिभाषा को हम लोग पुनः बात करते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशेष व्यक्तियों, विशेष परिवारों, फर्म, उद्योगों, वस्तुओं की कीमतों, मजदूरी तथा आयों से संबंध रखता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फर्म। किसी एक फर्म पर किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है एवं उसी एक पर्टिकुलर फर्म से कितनी मात्रा में किसी एक व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, उसी का अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग दूसरे नाम से प्राइस थियरी, ठीक है, मुख्य रूप से कीमत का जो सिद्धांत है उसी के रूप में जानते हैं, या प्रोडक्शन थियरी। इसके अंतर्गत हम लोग किसी एक फर्म पे कितनी मात्रा में उत्पादन होता है उन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एवं इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वस्तु की कितनी मात्रा में डिमांड है वो उसकी पूर्ति है। ठीक, इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। इसका प्रतिपादन या इसके जो पितामह हैं उसको हम लोग किसको मानते हैं, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल को हम लोग एज ए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। किसको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में किसको जानते हैं, प्रोफेसर मार्शल को। और बात करते हैं हम लोग जो दूसरी अवधारणा है वो, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है, यह भी ग्रीक भाषा के मैक्रोस नामक शब्द से बना है। ठीक, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज, बहुत बड़े मात्रा में। जब हम लोग इसी सभी व्यक्ति को एक गांव या एक देश या एक किसी
बहुत बड़े समाज के रूप में अध्ययन करते हैं। उस समाज का क्या एग्रीगेट एंड एवरेज, ठीक है, किसी एक समाज में जो व्यक्ति निवास करते हैं उन सभी की कितनी मात्रा में आय है, ठीक, सभी लोगों को का मिला करके कितनी मात्रा में आया है और उन सभी का एवरेज क्या है, उन सभी बातों का अध्ययन करते हैं, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं इनकम थियरी, आय का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग किसी देश की राष्ट्रीय आय, उस देश में कितनी मात्रा में वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, कितनी मात्रा में उस देश में लोगों को रोजगार मिलता है, इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ सामान्य रूप से वस्तुओं की कीमतें जो हैं उनका स्तर क्या रहता है, उन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। इसके जो पितामह हैं वो कौन है, मुख्य रूप से इसके जो पितामह हैं उनको किसके रूप में जाना जाता है, जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे अर्थशास्त्र की भाषा में इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, इसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक, इसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और माइक्रो एंड मैक्रो जो शब्द है वो उसको किसने दिया था, तो लिख लीजिए वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो गिवन बाय रगनार फ्रिक्स। ठीक, रगनार फ्रिक्स के द्वारा जो है ये दिया गया था। के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 2 बातों का अध्ययन करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।